नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको लाभ पहुंचेगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पार्ट 2, यानी कि हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ये फिजिक्स की से हम शुरुआत किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पार्ट 1 आप देख सकते हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने 30 तक इसको डील किया है। अब आज हम लोग आगे देखते हैं। तो 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है A बराबर V माइनस यू बाय टी। अब यह क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। एक A का मतलब होता है त्वरण, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन। V मतलब होता है आपको अंतिम वेग, अंतिम वेग। U मतलब होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और T मतलब होता है समय। तो ध्यान रखेंगे, यह जो है, अगर किसी भी चीज का आप त्वरण ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। A मतलब एक्सेलरेशन, तो उसका त्वरण बराबर क्या होगा, आपको अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। ये हो गया इसका सही सूत्र। और आप पढ़ें कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ गौर करेंगे, एक आपको मिलेगा चाल प्लस वेग कि एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और वही त्वरण का पूछा जाए, त्वरण का एसआई मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर क्यों लग गया, तो आपको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि त्वरण किसे कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहेंगे। अब वेग में परिवर्तन का दर का क्या मतलब, मान लीजिए आप आराम से मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, कहीं आपको पीछे से कुत्ता लग गया, तो आप क्या करेंगे, उसको देखकर भागेंगे बाप रे बाप रे बाप रे। और भागेंगे जब आप, तो आपका स्पीड कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो अगर ज्यादा है उसके बाद फिर कम हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेग में आपका परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन जब हुआ तो एक कांस्टेंट तो नहीं हुआ, और आप अपना जितना ज्यादा हो सके उतना कोशिश करेंगे उससे बचने के लिए। तो आपकी स्पीड क्या होगी, दुगुना स्पीड से आप भागेंगे। तो दुगुना स्पीड होगा, तो यहाँ पर आपका 1 सेकंड में जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 1 सेकंड में 1 से 2 कदम उठाएंगे। लेकिन अगर आपको कुत्ता दबा रहा है तो उस समय क्या करेंगे, 1 सेकंड में आप 5-6 कदम से भागेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और चाल और वेग का होगा सीधे मीटर प्रति सेकंड। तो यही दोनों में अंतर है, तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, ध्यान रखिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। यानी कि अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होगी, यह सवाल है। तो आप यहां देखेंगे संवेग, संवेग किसे कहेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि संवेग को हम लोग यह पोटेंशियल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। पी बराबर एम गुने भी, ध्यान रखेंगे। तो एम का मतलब होता है मास, अभी मतलब होता है वेलोसिटी। और इसको हिंदी अगर करेंगे तो मास का क्या मतलब, द्रव्यमान। और यह गुना का साइन, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, तो वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। ये हो गया। तो आप एकदम तोड़ के पढ़े, मेरी कोशिश है कि आपको एकदम आराम से पढ़ाऊं, मैं आराम लैंग्वेज में। तो मास का मतलब होता है द्रव्यमान और वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। तो ये हो गया आपको संवेग का। और वेग का क्या लिखिएगा, तो वेग का क्या होता है आपका मीटर प्रति, तो वेग का आपने देखा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां भी देखिए, तो वेग का क्या होगा, द्रव्यमान का आपने देखा, द्रव्यमान का क्या होगा केजी, किलोग्राम। और गुने वेग का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ भी वेग का क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यह दोनों कट जाएगा, तो बच गया क्या, केजी। यानी कि आप कह सकते हैं किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या होगा सर, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, तो यह द्रव्यमान हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। अब 33 कहता है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो आप ध्यान रखें, प्लांक के अचर में
किसका आयाम होता है, यह सवाल आपसे पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो कोणीय गति। ध्यान रखेंगे, कोणीय गति। कोणीय गति जो होता है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति का आयाम होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन कहता है कि एक लड़की जो है झूला झूल रही है। क्या झूल रही है, झूला। इसके अलावा फिर कहता है जब वो लड़की खड़ी हो जाए, अब यह लड़की क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो आप समझिए क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। तो हमने लिखा लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है, वो बैठा हुआ स्थिति में। उसके बाद उस लड़की के खड़े हो जाने पर, अब वो लड़की क्या हो गई, खड़ी हो गई, झूला पर वो खड़ी हो गई। खड़ी हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा। तब फिर पूछ रहा है क्या, दोलन, दोलन का आवर्त काल। यानी कि पूछ रहा है कि दोलन के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन समझिए। तो आवर्त काल का क्या मतलब होता है, समय। ठीक। तो यहां पर कह रहा है, जैसे इस फिगर को देखिए, मान लीजिए कि आपकी धरती है, यह अर्थ है। यह सपोज कीजिए कि कोई लड़की यह बैठी हुई स्थिति में यह अपना झूला झूल रही है। यह मान लीजिए झूला है। अब यह बैठी हुई स्थिति में जब झूला झूल रही है तो आप देखिएगा कि इसका पैर और यह धरती के बीच का डिस्टेंस, और वही यह लड़की अगर झूला पर यह खड़ी हो गई, अब मान लीजिए कि इस तरह से यह लड़की इस तरह यह खड़ी हो गई झूला पर। ठीक। यह धरती है, तो अब यहां पर इसका डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ध्यान रखेंगे, जब यह बैठी हुई है तो यहां पर यह देख लीजिए, और जब यह खड़ी हो गई तो यहां पर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है कि यह लंबाई जब बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। तो आपने पढ़ा है कि लंबाई बढ़ने पर टी भी बढ़ेगा। ध्यान रखेंगे, लंबाई बढ़ेगा तो टी मतलब समय भी बढ़ेगा। इसका क्या मतलब, तो मान लीजिए अगर आप अगर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं 5 मिनट में, तो 5 किलोमीटर कितना मिनट में दौड़ेंगे। इसका मतलब है 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़े हैं, तो 5 किलोमीटर अब तो लंबाई बढ़ गया, तो इसमें समय भी बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं 25 मीटर। तो इस तरह से आप समझे, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। ठीक। तो उसी तरह से यह कह रहा है, जब यह लड़की झूला पर बैठी हुई है तो यहाँ पर लंबाई कम है, और जब लड़की झूला पर खड़ा हो गई तो यहाँ पर लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई जब बढ़ेगा तो गुरुत्व केंद्र जो होता है, ध्यान रखेंगे, गुरुत्व केंद्र भी क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये ऊपर उठेगा। गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है तो समय आवर्त काल, दोलन का आवर्त काल क्या होगा। आवर्त काल का क्या मतलब होता है, समय। तो समय क्या हो जाएगा भाई जी, तो जब ये बढ़ गया तो ऑटोमेटिक है कि वो समय आपको कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, समय कम हो जाएगा। और जब आपको कम हो जाएगा, जब समय आपके पास कम है, तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाने में मात्र 1 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है, 1 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है, और आपको 5 मिनट का समय है, मात्र 5 मिनट का समय है, और दूरी है 1 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, आपके पास समय कम है और दूरी ज़्यादा है, तो उस समय आप जल्दी जल्दी भागेंगे। यही ना करेंगे कि जल्दी जल्दी आप अपना ऑफिस का टाइम को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उस समय आपका रफ्तार बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ कम हो जाएगा आवर्त काल, यानी कि समय जब कम हो जाएगा तो ये झूला क्या करे, जल्दी जल्दी डोलेगा झूला कि धीरे धीरे डोलेगा। तो आपका आंसर होगा जल्दी जल्दी झूलेगा, जल्दी जल्दी। तो ध्यान रखेंगे, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए, हमारी कोशिश है कि आपको अच्छा ढंग से समझाया जाए, और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट्स करें। तो इस तरह से लड़की अगर बैठी हुई झूला पर तो गुरुत्व केंद्र जो है ठीक है, लंबाई भी कम है। वही लड़की अगर झूला पर खड़ी हो गई तो लंबाई बढ़ गया, और जो आपने पढ़ा है कि लंबाई बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, और उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा। जब समय बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर आवर्त काल जो होगा कम हो जाएगा। आवर्त काल मतलब समय आपका कम हो जाएगा, और जब समय कम आपको रहेगा तो आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, फास्ट भागेंगे। इसी तरह से झूला होगा, जल्दी जल्दी यह डोलेगा। तो ध्यान रखना है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
35 कहता है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक लड़का आके बैठ जाता है। क्या है क्वेश्चन? घूर्णन करती गोल मेज। जैसे मान लीजिए कि यह सपोज कीजिए गोल मेज है और यह मेज क्या हो रहा है? घूर्णन है, मतलब यह घूम रहा है। एक के टेबल है जो कि वो घूम रहा है और घूमते हुए पर एगो मान लीजिए कि लड़का आकर इस टेबल पर आकर बैठ जाए तो क्या होगा भाई जी? आप ही सोच लीजिए। आप देखते होंगे दोस्त लोग को कि अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और आपका दोस्त आया पीछे से साइकिल पर बैठ गया, जबकि आपका साइकिल चल रहा है, रुका हुआ नहीं, आपका साइकिल चल रहा है और पीछे से आके आपका दोस्त उस साइकिल पर बैठ गया। तो बैठ गया तो क्या होगा? आपने पढ़ा है क्या होगा? आप महसूस कीजिए कि जब वो बैठ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? आपका स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगा और आपको अरे उतर 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 बहुत भारी होते साइकिल न टना है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका स्पीड क्या हो जाता है? घूर्णन गति करते हुए गोल मेज पर अगर कोई लड़का आके बैठ जाता है तो क्या होगा? तो मेज का कोणीय वेग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप क्या आंसर बोलेंगे? कम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखेंगे, हम यहाँ शॉर्ट में आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं और हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, यह आपके पास ये बुक है, नई वाली देख लीजिएगा। यह ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके पास बुक होनी चाहिए। इस बुक का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, तो आप जाकर क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए, कहता है वेग को क्या करना दिया जाए? वेग को 2 गुना कर दिया जाए। अगर कोई चलती हुई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी स्पीड 2 गुना कर दिया जाए, तो वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या असर होगा? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो पूछ रहा है गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो समझिए, कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ को चलती हुई वस्तु, किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया। चलती हुई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, जैसे आप स्प्लेंडर कह दीजिए, हीरो होंडा कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उसका स्पीड है 50 किलोमीटर, इसका वेग कितना है? 50 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया। 2 गुना मतलब 50 दूनी 100 कर दीजिए, आप 100 किलोमीटर का रफ्तार कर दीजिए। तो अब कहता है तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो आपने तो यहाँ रफ्तार, यहाँ वेग जब दुगना किया तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका डबल। अगर मान लीजिए ये 3 गुना करते तो ये डबल हो जाता, 3 तिहाई 9। ये 2 गुना है तो 2 दूनी 4, अगर ये 4 गुना रहता तो 4 चौक 16। तो इस तरह से हमेशा याद रखिएगा कि अगर वेग जो है 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा हमेशा उसका डबल होगा। तो गतिज ऊर्जा यहाँ 2 गुना है तो 4 गुना, अगर 1 गुना रहता तो 2 गुना और 3 गुना रहता तो 9 गुना। तो इस तरह से ये याद रखेंगे कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट सवाल है 37। 37 कहता है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, यानी कि पिंड जो है उसका द्रव्यमान प्लस भार में अंतर होता है, क्योंकि। तो आपसे पूछ रहा है क्योंकि, सवाल आपसे क्यों, यानी कि पिंड का क्या मतलब है? पिंड कोई वस्तु, पिंड का मतलब होता है वस्तु। सपोज कीजिए कि हम लोग को ले लीजिए, हम लोग मान लीजिए एक वस्तु है और हमारा हाइट है, यहां समझिए, यह सपोज कीजिए कोई आदमी है, ठीक, और ये आदमी जो है इसकी सपोज कीजिए हाइट, इसकी हाइट है 6 फीट और इसका वजन है मान लीजिए कि 100 kg। तो यहां समझना है हाइट को
हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, और ये वजन को हम लोग कहते हैं भार। समझ रहे हैं ना? यानी कि आपकी हाइट को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान और वजन को कहते हैं भार। तो आप अगर 6 फीट के हैं और आपका वजन 100 केजी है, तो वही पूछ रहा है कि इसमें चेंज क्या होगा। एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कि आप गए चंदा मामा, चांद पर गए, तो चांद पर गए तो आपकी हाइट है 100 फीट, 6 फीट, और वहां जब गए तो आपका वजन यहाँ धरती पे था 100 किलो। तो आपने पढ़ा है कि यहाँ पर जो जी का मान है, इससे कम जी का मान चंद्रमा पर है, तो वहां पर आपका वजन घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो आप 12 से उसको भाग दे दीजिएगा, 12 से। तो मान लीजिए कि इसको हम 100 न करके हम 72 केजी कर दिए, तो आपको 1/6, अगर धरती पर जितना जी है वो चंद्रमा पर जी जो है उसका 1/6 है। ध्यान रखें ना, 1 कितना है? 6 है। तो आप क्या करेंगे, इस 72 को 6 से भाग दे देंगे, तो कितना मर्त में कट जाएगा? तो 12 मर्त में। इसका मतलब है कि आपका जो भार है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं होगा। तो आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा कि 6 फीट का एक लड़का है और उसका वजन है 72 केजी, तो जब वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका क्या चेंज होगा? तो ऐसा थोड़ी है कि अब 6 फीट का है तो वहाँ 3 फीट का हो जाएगा, चाहे 5 फीट का हो जाएगा। ये आपकी लंबाई नहीं, आपका फिट नहीं घटेगा, आपका घट क्या जाएगा? वजन घट जाएगा। तो इसको क्या करना है, 72 को आपको 6 से भाग दे देना है। अब 6 से ही क्यों, अब आपके मन में आता होगा, तो पृथ्वी पर जो जी का मान है उसका 1/6 है वहां पर चंद्रमा पर, तो 6 से भाग दे दीजिए, तो क्या मर्त में कट जाएगा? तो 12। तो आपका वजन चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो 12 केजी हो जाएगा। यानी कि अब 6 फीट का रहेंगे लेकिन वहां वजन हो जाएगा 12 केजी। इसका मतलब आपका भार चेंज हुआ, द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ। तो यही याद रखेंगे। इसमें चेंज क्या होगा आपका? तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा और भार चेंज रहेगा। ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, और भार आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति। देखिए, कोई वस्तु है जो कि स्थिर है या गतिशील है, मतलब या तो रुका हुआ है या तो वह चल रहा है, स्पीड में है। स्थित वस्तु की स्थिति तथा दिशा में तब तक कोई परिवर्तन न होगा, यानी कि इसका स्थिति प्लस दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि कोई वस्तु है जो वो स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, उसके स्थिति और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई बाहरी बल ना काम करे। कौन बल? बाहरी बल। बाहरी बल ना काम करे। तो ये न्यूटन का कौन लॉ है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। कौन लॉ है बाबू? तो न्यूटन का प्रथम नियम है। जैसे आज के बच्चे लोग को देखिएगा कि अगर उसके पास बाइक है, तो आप मान लीजिए बाइक चला रहे हैं 100 की स्पीड में, तो 100 की स्पीड में चला रहे हैं तो आप गतिशील है। और 100 की स्पीड में आप जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, ऐसे आप जा रहे हैं, और बाहरी बल का मान लीजिए अगर हवा भी तेजी से आकर आपको अगर लग गया तो आप क्या हो जाएंगे? राम नाम सत्य है। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक बाहरी बल, जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, एकदम सीरियस होकर ऐसे पढ़ रहे हैं, और आपका छोटा बउआ आ जा रहा कान में ऐसे उंगली कर दे या कान में कू कर दे कसकर, तो जैसी कू करेगा, और आप तो पढ़ रहे थे, आप एकदम स्थिर अवस्था में थे, और बउआ आया और आपका बाहरी बल लगाया, कान में करके कू कर दिया, तो एक आप ऐसे हो गए, बाप रे बाप क्या हो गया, तो आप डिस्टर्ब हो गए। जैसे क्या कहेंगे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आप पढ़ रहे थे और बाहरी बल लगाने से आप में क्या हो गया? चेंजिंग कर दिया, आपका स्थिति और दिशा में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। या इस तरह से भी परिभाषा देख ले कि मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं आराम से, और आपकी मम्मी आई, बोली कि बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, 8 बज गया, और आप नहीं उठ रहे हैं, और मम्मी क्या की? ठंडा पानी लाई और एक बिग दी बिस्तर पर। तो आप आराम से स्थिर अवस्था में थे, और बाहर से क्या आया? ठंडा पानी आया, और ठंडा पानी जैसे ही आपको पड़ा, कहते धड़ फड़ा के उठ गए, क्या हुआ बाप रे बाप। तो आप में क्या हो गया? स्थिति
और दिशा दोनों में चेंजिंग हुई। एक और परिभाषा, और मान लीजिए आपके पास भीम जैसा पावर आ जाए, और भीम जैसा पावर आ जाए, पेड़ है, मान लीजिए आम का पेड़ है, और आम का पेड़ में फल लदा हुआ है। आम का पेड़ तो स्थिर था, और आप क्या किए, गए और आम का पेड़ को पकड़ कर ऐसे ऐसे हिला दिए। ऐसे ऐसे जब हिला दिए तो पूरा आम का फल गिर गया। तो यहाँ पर न्यूटन का कौन लॉ बताइए? तो न्यूटन का कौन लॉ? तो फर्स्ट लॉ। आम का पेड़ बेचारा स्थिर था, अब बाहरी बल थे, उसको पकड़ के हिला दिए तो उसका स्थिति और दिशा चेंज हो गया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको सोचना होगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, या जैसे मान लीजिए आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, आप जा रहे थे मार्केटिंग करने, लेकिन आपका एक दोस्त आया, दोस्त बोला चल ना दोस्त, चलो कहीं शहर घूम के आते हैं, छोड़ो मार्केटिंग कल भी होगा। तो आपकी स्थिति में क्या कर दिया आपने? परिवर्तन कर दिया। आप पढ़ने वाले बच्चे थे और आपका ऐसा दोस्त मिल गया जो आपके पढ़ाई लिखाई से आपको अलग कर दिया, यानी कि ये न्यूटन का कौन लॉ है? फर्स्ट लॉ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन क्या कहता है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण, असंतुलित बल, ध्यान देखेंगे, असंतुलित बल द्वारा क्या कर रहा है? द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण का क्या प्रभाव होगा? अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है, कह रहा है असंतुलित बल। असंतुलित बल के की मतलब? जैसे मान लीजिए कि एक 4 चक्का इस तरह से गाड़ी है, सपोज कीजिए ये 4 चक्का गाड़ी है, ठीक। अब यह गाड़ी आपका इधर जा रहा है। अब मान लीजिए कि आप साहब इधर से आराम से इधर की ओर आप जा रहे हैं, ठीक। आप तो जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आया। अब पीछे गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बेचारा मान लीजिए ब्रेक फेल हो गया, ऐसे से चला रहा है, ऐसे गाड़ी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो गाड़ी तो अनबैलेंस है, संतुलन में नहीं है, वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। अब गाड़ी अगर आपको पीछे से आकर ठोक दिया तो आप उड़ते हुए एकदम हीरो के स्टाइल में आप क्या करेंगे? एकदम आके यहाँ पर धड़ाम सिनेमा यह गिरेंगे। तो जिधर बल लगेगा उसी दिशा में ना आप जाएंगे। तो बल अगर सीधा लगा तो सीधा जाके गिरेंगे, अगर तिरछा लगा तो तिरछा गिरेंगे। तो वही कह रहा है कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड, पिंड का मतलब क्या? आप मान लीजिए वो पिंड है, तो आप में जो त्वरण, उत्पन्न त्वरण, त्वरण यहाँ क्यों कहा गया? और आपको हमने पढ़ाया है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर ऐसे यहाँ ऊपर गए, तो आपको यहाँ जब ऊपर जा रहे हैं, फिर वहां से जब नीचे गिर रहे हैं, तो ऊपर जाने में आपका स्पीड क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, और ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो फिर आपका स्पीड बढ़ रहा है। तो क्या एक साथ एक जैसा है स्पीड? नहीं, आपका शुरुआत में कम है, फिर तेज है, फिर कम है, फिर तेज है। तो आपने पढ़ा वेग में परिवर्तन की दर, तब यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया त्वरण। तो आप में जो त्वरण उत्पन्न होता है असंतुलित बल द्वारा, तो सवाल पूछ रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। आंसर क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती, मानुपाती, यानी कि बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में आप जाएंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में, अगर बल पीछे से गाड़ी वाला के ठोक दिया तो आप उसी दिशा में आगे की ओर गिरेंगे, यह ना कि आप इधर गिर जाएंगे चाहे उधर गिर जाएंगे। तो वही लिखा गया असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ऐसा थोड़ी कि गाड़ी वाला आया और धक्का मार दिया तो आप पीछे के बजाय उसके आगे गिरने के बजाय आप पीछे गिर जाइएगा, ऐसा होगा क्या? जिधर धक्का लगेगा उधरे गिरिएगा। यानी कि मान लीजिए आप अगर कोई वस्तु पर धक्का मारे तो जिधर धक्का मारिएगा उधरे ना जाएगा, कि पीछे थोड़ी चला जाएगा। तो वही कह रहा है असंतुलित बल द्वारा, तो बल के अनुक्रमानुपाती, जिधर बल लगेगा उधरे वह आगे की ओर गिरेगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। तो आप ये समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर कि इसमें यह क्या कहता है। 40
40 नंबर कह रहा है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। तो न्यूटन का तीसरा नियम ध्यान रखेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया। क्रिया तथा प्रति यानी कि जैसा आप काम करते हो उसका उसी तरह से रिजल्ट आपको मिलता है। तो यहां पर कह रहा है तो यह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ में कहा गया तीसरा नियम में कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, इसका मतलब क्या है? जैसे आप देखें कि ये वाल है और यह मान लीजिए कि आप है, और आपने क्या किया, गेंद लिया, यह गेंद है, और गेंद अगर जिस रफ्तार से आप इस वाल पर, यह मान लीजिए वाल है, और आपने गेंद जिस रफ्तार से, सपोज कीजिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपने इस पर मारा, तो उतना ही स्पीड से यह जो बॉल है आपके तरफ आएगा। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक। तो ये प्रत्येक क्रिया अगर जितना के स्पीड से आप इसको मारे उसी के स्पीड से यह आपके पास आएगा। यह भी 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। तो इसे ही कहा गया न्यूटन का कौन लॉ? थर्ड लॉ। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, या आप इस तरह से भी देख लीजिए, कोई अगर धरती है और मान लीजिए कि यह आप है, यह आप है, और आप एक बॉल जब छोड़े तो जितना स्पीड में यहाँ पर आएगा उतना स्पीड में यह बॉलवा जो है ऊपर की ओर यह जाएगा। और आप हल्का छोड़ दिए तो हल्का उठेगा, अगर कस के पटक के तो वो ऊपर उठेगा। तो वही कहा गया प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। लेकिन अब यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। कहता है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, यानी से इससे जुड़ा हुआ बल कौन सा है? तो ऑप्शन में आपका दिया गया हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, भिन्न भिन्न वस्तु। यानी कि इसका मतलब क्या है? सब पर जो है, कोई हल्का वस्तु है तो उस पर हल्का लगेगा, भारी है तो भारी लगेगा। तो वही कहा गया भिन्न भिन्न और यह। तो इस तरह से आपने यह 10 क्वेश्चन देखा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू, धन्यवाद।